प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए रुक गया था मैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं अपना क्लास। लीना जी मेरी वॉइस आ रही, माधुरी जी मेरी वॉइस आ रही है, चेक करिएगा एक बार। भरत जी बोलिएगा हाँ ना। भरत जी बोले। जी सर आ रही है आवाज। चलिए ठीक, अब लगातार रहिए, तो कंटिन्यू बनाए रखिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे करूंगा। देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें बड़ा नॉर्मल होती हैं। जैसे मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन का जवाब आपसे चाहूँगा, अगर आप ये जवाब मुझे देंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग वाकई में पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि क्वेश्चंस की कैटेगरी क्या होती है उनको समझना, उनके क्वेश्चंस की लेवल को पहचानना, यही एग्जामिनेशन है, यही कला होती है। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ थोड़ा सा स्क्रीन सही कर लूँ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, आज जनरल बात करूंगा, इन डी ऑर्बिटल। मैंने पढ़ाया था आपको, अगर मेरी वीडियोस आपने देखी हो, कि डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑप्शन के लिए आपके सामने यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ऑप्शन के लिए आपके सामने 10 लिख देता हूँ, ऑप्शन के लिए आपके सामने 14 लिख देता हूँ, ऑप्शन के लिए आपके सामने 6 लिख देता हूँ। तो आपका जवाब इसमें क्या जाना चाहिए? नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। बोलेंगे कोई? बोलिए। शुरुआत कर रहा हूँ इसलिए 10 सर। 10 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। चलिए ठीक है, कौन कौन जवाब देना चाहेगा इसका? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं, हर कोई जवाब दे रहा है। लीना जी ने 10 दिया है ना। जी जी, कंपटीशन क्या होता है आज आपको सिखा दूंगा। आज आप अनुसार से जुड़े हुए हैं, कंपटीशन क्या होता है आज आपको सिखा दूंगा। भरत जी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोलिएगा भरत जी। सर 10 सर। 10 सर। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नीलोफर जी, नाम आपका मैं सही बोल रहा हूँ, शायद सभी लोग 10 इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, जवाब दे दिया है सब। नीलम कुमारी जी बताइएगा, कृति जी, अंशु जी बताइएगा, आप भी जवाब लिख दीजिए। 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए क्या होता है, एग्जामिनेशन इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं एग्जामिनेशन। मैंने पूछा था नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, 10 आंसर नहीं आएगा, दिस इज द रॉन्ग आंसर। ये रॉन्ग आंसर है, मुझे पता था। 2 आंसर ये हो अब गए। आप, हाँ इसका आंसर 2 आएगा, ये 2 आंसर इसका एग्जैक्ट होगा। क्यों होगा? अगर मेरी क्लास आपने ज्वाइन की होती तो आप ये जवाब गलत नहीं देते, आज ये सही जवाब देते। आंसर इसका जो आएगा, आंसर इसका 2 आएगा। कारण क्या है कि आंसर 2 क्यों है, इस बात को मैं आज आपके सामने रखूंगा। और ऐसी छोटी छोटी बातें जो एग्जामिनेशन में गलत हो जाती हैं, अक्सर गलती होती है लोगों से, सभी से गलती होती है, आपसे नहीं हुई है जी। अब लगभग भारत के 99% लोग यही पूछा करते हैं कि भाई इसमें 10 आना चाहिए, लेकिन 2 क्यों आ रहा है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर 10 हम तो लोग टोटल एटम, होता है ना सर। हाँ रुक जाइए, अब आप कह रहे हैं ना, ये तो बात पहले से बोलना चाहिए था ना। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल की बात करें, टोटल नहीं होता है, टोटल नहीं होता है, टोटल इसमें 2 ही होता है, टोटल इसमें 2 ही होता है, ये भी जान लीजिए। इसका टोटल भी 2 ही है। अब आपको मैं पूरी बात समझा दूं, वो आप समझिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि आप क्या कह रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ, बोलना क्या चाह रहे हैं। यही केमिस्ट्री, इसी को केमिस्ट्री बोलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर मैं एटम में चलता हूँ, अगला पेज में उठाता हूँ, उस पर आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। बिल्कुल जुड़िएगा, आपको मजा जरूर आएगा आज की केमिस्ट्री में। जैसे मैंने ये एटम की बात कर ली, मैंने ये एटम, अभी मैं कोई टॉपिक नहीं डिस्कशन कर रहा हूँ, अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप मुझसे पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, एक सिंपल डेमो क्लास दे रहा हूँ आपको। एटम की बात की, मान लेते हैं जब हम एटम में एंट्री किए, तो हमने जाना कि एटम के अंदर होते हैं शेल, एटम के अंदर होते हैं शेल, जिन्हें आप एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। आर यू एग्री? एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। आर यू एग्री? इस बात से आप एग्री हैं? यस सर। इनको यस इनको सर। हम इनको हम लोग ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, इनको हम लोग ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे मैं सिंपल सी बात कहूं, ये आपका भैया घर है, ये घर है जिसमें आप रहते हैं, हाउस जिसे आप बोलते हैं। इस घर को अगर आप एटम मानते हैं, अपने घर को आप लोग एटम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए एटम मान लीजिए। जब घर में घुसे आप,
तो आपने रूम देखा, रूम को शेल मान लीजिए आपके घर में ये 4 रूम हैं। सपोज कर लेता हूँ ये रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है, ये रूम नंबर 3 है और ये रूम नंबर 4 है। तो अगर आप इन्हें मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ ये आपके शेल हो गए, ये आपके शेल हो गए, ये शेल हो गए। SHELL है, स्पेलिंग पर थोड़ा परेशान ना होइएगा। तो ये क्या किया, जब हम लोग एटम में एंट्री किए तो हमें शेल मिला। अब शेल अगर आपने पढ़े होंगे तो K होता है, L होता है, M होता है, N होता है, O होता है, P होता है, लेकिन यही 4 डिस्कवर्ड है तो हम लोग 4 की बात करेंगे, KLMN की बात करेंगे। अब आपको मैं बताऊं, जब हम लोग शेल में घुसे, एंट्री किए, तो हमें अंदर सब सेल मिला, सब शेल मिला। और सब सेल का मतलब, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ करिएगा, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करिए, किसी का माइक ऑन है, वॉइस आ रही है। ठीक, अमित जी माइक ऑफ करिए। जब हम लोग एटम में गए, शेल में पहुंचे, शेल के अंदर पहुंचे तो सब सेल में पहुंचे। अब आपसे पूछा जाए सब सेल कौन कौन सी होती हैं, तो मैं आपको ये हिंट देता हूं कि जब आपने रूम में एंट्री की तो रूम के अंदर आपको अलमारी मिली, जिसे अलमीरा आप बोलते हैं। जब अलमीरा को आपने देखा तो अलमीरा को आप शेल मान, सब सेल मान लीजिए। तो ये मान लीजिए अलमीरा है, ये अलमीरा है, और अलमीरा के अंदर आपने क्या बोला, ये इन्हें आपने सब सेल बोला। अब जब सब सेल में आपने देखा तो सब सेल कितनी ही, S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल और F सब सेल। यानी कि जब आपने घर में पहुंचे मतलब एटम में पहुंचे, फिर उसके बाद शेल में पहुंचे, शेल का मतलब आप रूम में पहुंचे, रूम के अंदर जब आप पहुंचे तो आपने अलमारी खोली, और अलमारी को जब खोला तो उसके अंदर कॉलम मिल जाएंगे जिसमें आपकी किताबें रखी हुई हैं। अब मैं आपको सिंपल सी बात कहूँ, ये मान लो आपने अलमारी अपनी खोली, इस अलमारी के अंदर इस तरीके से 3 कॉलम बने हुए हैं, या मैं वर्टिकल बनाना चाहूँ, इसे हॉरिजॉन्टल बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ। ये 3 कॉलम है, तो इस पूरी अलमारी को आपने बोला सब शेल, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल नंबर 1, ऑर्बिटल नंबर 1, ऑर्बिटल नंबर, ऑर्बिटल नंबर 2, ऑर्बिटल नंबर 3। यानी कि अब आपसे पूछा गया कि या तो सबसेल बोलिए या फिर इन्हें ऑर्बिटल्स बोलिए, इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, या इन्हें ऑर्बिटल्स बोलिए। घर पे आए थे, बोले यार ये क्या हुआ, मैं तो 10 इलेक्ट्रॉन ही मुझे मेरे गुरुजी ने 10th क्लास से पढ़ाए थे यार, मैं तो बचपन से 10 ही पढ़ता रहा हूँ, अनुसार अजीब आदमी है यार कि 2 इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, है ना। तो उन्होंने जब पढ़ाया था तो आपने ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं बोले थे, उन्होंने ऑर्बिटल्स में बोले थे, जबान फिसल गई थी, इसके लिए उनकी गलती नहीं है ना। कभी कभी हर आदमी ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स को एक ही समझता है। तो सबसेल का मतलब ऑर्बिटल्स हो गया, और ऑर्बिटल का मतलब सिंगल सी बात हुई। तो जैसे मेरे घर में अगर एक ही कमरा है तो भैया चाहे सबसेल बोलो या शेल बोलो, कुछ भी बोलो, है ही एक ही कमरा, मैं क्या करूं। तो यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है, एस सबसेल बोले, एस सबसेल बोले या फिर एस ऑर्बिटल बोले, एक ही बात आएगी, इसमें कुछ वेरिएशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाएंगे आपके 2। अब चाहे ऑर्बिटल में पूछा जाए चाहे सबसेल में पूछा जाए, लेकिन अगर वो एस की बात आएगी तो फिर 2 ही आएंगे। लेकिन अगर पी सबसेल की बात करेंगे, पी सबसेल की बात करेंगे तो पी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, पी सबसेल की बात कर रहा हूं यहाँ पर। पी सब शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स, पी सब सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बिकम 6, बट इन पी ऑर्बिटल, बट इन पी ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 2। अगर आपसे पूछा जाए कि पी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, पी ऑर्बिटल्स, तो मतलब वो सब सेल की बात करना चाहता है, आंसर आएगा 6। लेकिन अगर आपसे पूछता है पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो आपका जवाब आना चाहिए 2। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसका मतलब है पी सबसेल में पूछेगा तब भी आप यही जवाब देंगे, पी सबसेल में जब पूछेगा तब भी आप यही जवाब देंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन। तो चाहे पी सबसेल में पूछे चाहे पी ऑर्बिटल्स में पूछे 6 ही आएगा, लेकिन पी ऑर्बिटल में पूछेगा तो फिर आपको 2 जवाब देना पड़ेगा। चाहे डी ऑर्बिटल में पूछे तब भी आपको 2 ही जवाब देना पड़ेगा, लेकिन डी सबसेल या डी ऑर्बिटल्स में पूछेगा तो जवाब आपका फिर 1 2 3 4 5 दूनी 10 आएगा। यानी कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन सभी की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि डी 10 इलेक्ट्रॉन्स डी सबसेल के अंदर है या फिर डी ऑर्बिटल्स के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और एफ सबसेल की बात करेंगे तो एफ सबसेल के अंदर आपको कॉलम अच्छे से पता है, 1 2 3 4
5 6 और एक 7, यानी कि 7 कॉलम्स है, यानी कि 7 सब इसके अंदर ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स है, तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन 7 ऑर्बिटल्स में होंगे, यानी ऑर्बिटल्स, इंग्लिश ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल्स में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 टू जा 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑर्बिटल्स इसके अंदर 7 होंगी। तो ये चीज आपको छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो अगर मैं आपसे अब दोबारा ये क्वेश्चन पूछूं, दोबारा प्रीवियस पेज पर जाकर के पूछें, एक क्वेश्चन बना लेता हूं सिंपल सा, मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पूछता हूं कि द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम, माइक ऑफ करिएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब सेल। अगर डी सब सेल की बात करूंगा तो फिर ए ऑप्शन मैंने 2 दिया, बी ऑप्शन मैंने 10 दिया, सी ऑप्शन मैंने 14 दिया और डी ऑप्शन मैंने 6 दिया। जवाब क्या लगाएंगे आप लोग, क्या जवाब लगाएंगे आप? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब सेल, डी सब सेल में क्या जवाब लगाएंगे? लीना जी माइक ऑफ करिए। सर कैसे माफ करो, वही तो पता नहीं चल वही ऑप्शन में जा रहे सर। देखिए माइक बना होगा, माइक जहां पर बना होगा टच करिएगा। अच्छा स्क्रीन पे डबल क्लिक कीजिए हो जाएगा। हैं सर लेकिन जैसे आप अगर क्वेश्चंस पूछोगे हमसे तो फिर माइक ऑन करके आंसर देंगे कि चैट करके देना मैसेज? नहीं, आंसर माइक ऑन करके देखिए, कि चैटिंग मुझे दिखाई नहीं देती है, चैटिंग मैं पढ़ाते समय दिखाई नहीं देती है। यस सर। जी चैटिंग पे आंसर ना दीजिए, माइक ऑन करके दीजिए, उसके बाद ऑफ कर लीजिएगा, उसका कारण है चैटिंग मुझे दिखाई नहीं देती। सर 10 होगा सर सर। डी सब सेल में सर 10 आएगा। हाँ टेन डी आएगा सब सर। सेल में, बिल्कुल 10 बिल्कुल 10 बिल्कुल, राइट भाई, क्लास का मजा ही तभी आएगा ना जब आप हमसे डिस्कशन करेंगे, वरना तो फिर आप तो डेमो क्लास क्या है, सिंपल से क्लास कहीं भी डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए, उसमें क्या फर्क आने वाला, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो ये चीज है। चलिए खैर, इसमें आंसर फिर आपको 10 मिल जाएगा, ये 10 इसमें मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यही क्वेश्चन में फिर एक बार और बना दूं, यहीं पर एक क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चंस का आप मेरे नजरिया को समझने की कोशिश करिएगा, आपको जरूर अच्छा ये लगेगा कि नहीं साहब यहाँ पर क्या चल रहा है। देखें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपसे मैं क्वेश्चन बनाता हूं, यहाँ पर एक और बना देता हूं क्वेश्चन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल्स। अब जवाब आप ढूंढिए अपने मन में क्या आना चाहिए। पहला ऑप्शन मैंने रख दिया यहाँ पर 2, दूसरा ऑप्शन मैंने 6 रख दिया, तीसरा ऑप्शन मैंने 10 रख दिया, चौथा ऑप्शन मैंने 14 रख दिया। जी जवाब बोलिए। 6 सर डी आएगा 6। जी बिल्कुल 6 आएगा। तो ये चीजें आपको सर ध्यान रखनी पड़ेंगी, बहुत ही जरूरी है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि ये लैंग्वेज ही एग्जामिनेशन होता क्या है, एग्जामिनेशन टाइप ऑफ आर्ट है, जिसको अगर आप जब समझ जाएंगे ना तो 100% निकल जाएंगे, अदरवाइज आप सोचते रह जाइए क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। अब अगर आप हल्के टीचर से पढ़ेंगे तो फिर आपको यही बताएगा कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 10 ही पढ़ाएगा, वो डी ऑर्बिटल में 10 पढ़ाएगा, वो कभी 2 नहीं पढ़ाएगा, ये पक्का है ना। तो ये चीजें सब आपको ध्यान रखने वाली, कुछ तरीके ऐसे जान लीजिए जिनसे आपको हेल्प सर मिलती है। यही चीज अगर बोलता कि नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल तो भी क्या भाई? तब भी पी सब सेल के अंदर भी यही आता, पी सब सेल के अंदर भी 6 आता। भाई मैंने आपको बोल दिया, सब शेल बर्ड और ऑर्बिटल्स बर्ड ये दोनों एक ही हैं। ऑर्बिटल्स एस लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना, एस लगा हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। और इन्हीं के अंदर सब सेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स हैं, पी में तो 3। हाँ ये अगर मान लीजिए मैं डी की बात करूं तो 5 और पी की 5 बात रहेगा। करूंगा तो हाँ ना, पी की बात करूंगा तो 3 हो जाएंगे, थोड़ा बड़ा बन गया ऑर्बिटल। पी की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर इस तरीके से 3 बना दूंगा, तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल ये है, वो एक ऑर्बिटल में पूछ रहा है ना कि सभी में पूछ रहा है ना। इस तरीके से ये सब चीजें नोट करने वाली होती है, जो एग्जामिनेशन को बहुत नोटिस करती हैं। अब आप लोग क्या करते हैं कि जनरली ये चीज सोच लेते हैं कि नहीं, अब जैसे कि हुम्स रूल आया। चलिए एक छोटी सी और बात करता हूँ आपसे। आज आपको मैं कोई लय में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आज आपको उन चीजों से जरूर वाकिफ कराऊंगा जो चीजें आपसे दूर हट गई हैं, दूर नहीं रह पाई। जैसे हुम्स रूल आपने बचपन से पढ़ा होगा कि हुम्स रूल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पेयरिंग तभी होती। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिएगा, जब मैं आपसे पूछूं तब ऑन करिएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने सपोज कर लिया, ये पी ऑर्बिटल की बात की मैंने, पी यहाँ पर सभी ऑर्बिटल्स बना ली, पी सबसेल बना ली। जल्दी में क्या होता है कि अक्सर मुंह से लोगों से पी ऑर्बिटल ही निकल जाती है, लेकिन पी ऑर्बिटल्स वर्ड एग्जैक्ट होता है। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की, चलिए डी लेता हूँ, पी तो बार बार मैं यूज कर चुका हूँ, इस बार डी ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। हुम्स रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं डी में इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करता हूँ
1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 हो गया, dx by z एंड सो ऑन, ये सब ऑर्बिटल्स हो गए। अब हुन्स रूल ये कहते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ये भरे गए, ऐसे भरे गए, पेयरिंग तभी होगी जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्या अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, यानी हुन्स रूल फॉलोड बाय, मैं यहाँ लिख देता हूँ हुन्स रूल इज फॉलोड बाय, क्वेश्चन बना देता हूँ हुन्स रूल इज फॉलोड बाय, हुन्स रूल इज फॉलोड बाय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन की आपको टेक्निक मिलेगी यहाँ पर, यहाँ दिखावा नहीं होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से जो बेस्ट हो सकता है वो मेथड आपको मिलेगा। ये मैंने दिखाया आपको। अब मैंने ए ऑप्शन दे दिया इसे, ये बी ऑप्शन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, बी ऑप्शन मैंने ये दे दिया कि हुन्स रूल कौन फॉलो कर रहा है, जरा बताइएगा आप लोग, दिमाग लगाइए, जल्दीबाजी ना करिएगा, आराम से, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ से फिलिंग कर दी 1 2 3 4 5। यहाँ पर सी ऑप्शन मैंने लिया, सी ऑप्शन में मैंने हुन्स रूल को ऐसे दिखाया, 1 2 3 4 5 ऐसे दिखा दिया, ये पॉसिबिलिटी है। डी ऑप्शन में मैंने दिखाया कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 में मैंने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे, यहाँ ऐसे दिखाया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब ये बताइए इसमें कौन हुन्स रूल को फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, बोलिएगा। ऑप्शन नंबर ए सर, ए फॉलो कर रहा है ए सर। इसलिए सर कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड होकर जाएगा सारे और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। माइक ऑफ करिए। सबसे बात है कि जब आपको बोलना है तो एक एक करके बोलिए, अदरवाइज इको आ जाएगी और ना आप सुन पाएंगे ना हम सुन पाएंगे। एक एक करके बोलिए, ठीक है ना, एक एक करके बोलिए जी। हुन्स रूल में ये बताया जाता है कि सब पहले पहले सिंगली फील्ड और होंगे। ठीक है, आप ऑप्शन ए पे हैं, एक पे हैं ऑप्शन। हुन्स रूल तो आपको पता है, खूब पढ़ाते होंगे आपको। ए ऑप्शन लगाया है जी, और लोग बोले, कोई एक करके बोलिए। सर ए और सी दोनों, ए और सी आपने बोला तो ठीक है, ए और सी दोनों आपने बोले, ठीक है, और बोलिए कोई लोग। आप ऑफ कर लीजिए माइक जी, एक एक करके करिए बात, तो अच्छी बात होगी आपसे जी, क्लास में मजा आएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी जी। बोलिए और कोई लोग। सर ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, और बोले। सर ए और बी होगा, ए और बी हो, ठीक है, और सभी लोग अपने अपने अलग अलग आइडियाज दे रहे हैं। सर ऑप्शन ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है सपना जी, ऑप्शन ए होना चाहिए, ए ही होगा सर। ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ऑप्शन इसमें तीनों सही है, ऑल थ्री आर करेक्ट, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। इसी को बोलते हैं पीजीटी कंपटीशन, पीजीटी कंपटीशन। अब आप समझिए, एक्चुअल में आप 12th क्लास की थिंक ओवर ना करिए, 12th क्लास को मत पढ़िए, 12th क्लास के लेवल से मत सोचिए, आप एमएससी लेवल पे जाकर के सोचेंगे तो आपको पता लगेगा हम क्या सोच रहे हैं। क्या अब कभी आपने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से ही भरे जाएंगे? किसी किताब ने ऐसा लिखा है कि क्या इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से ही भरेंगे? ऐसा कहीं पढ़ा आज तक आपने? इलेक्ट्रॉन यही पढ़ा होगा, हुन्स रूल कहता है नो पेयरिंग टेक्स प्लेस अंटिल अनलेस ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड। यही बोला है उसने, ये नहीं बोला है कि लेफ्ट से भर देना है या राइट से भर देना है, या तो आप इधर से भर दीजिए इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन पहला क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये भी कहीं नहीं लिखा रहता है। ये जरूर लिखा रहता है कि पहला अनपेयर्ड होना चाहिए। तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं साहब कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, क्योंकि ये डिजेनरेट ऑर्बिटल है, ये भी आपने पढ़ा होगा, दिस इज डिजेनरेट ऑर्बिटल, ये डिजेनरेट है, और डिजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब ही खत्म हो जाएगा अगर आप इस बात को बता देंगे। डिजेनरेट ऑर्बिटल का मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन पे सभी के एनर्जी इस समय बराबर है, इक्वल एनर्जी है, और जब इक्वल एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप कहीं से भी करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो यहाँ से फिर उल्टे भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ऐसे भी भरे जाते हैं, मीन्स फिलिंग इधर से भी हो सकती है, फिलिंग इधर से भी हो सकती है। और दूसरी मैं आपको ये बात बता दूं, पेयरिंग किधर से भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि राइट हैंड साइड से ही पेयरिंग होगी या लेफ्ट से ही होगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये भी पेयरिंग हो सकती है, लेकिन हमने इधर से अगर भरा होगा इलेक्ट्रॉन तो फिर पेयरिंग इधर से भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पेयरिंग हम इधर से ही करें। तो 1 जैसे यहाँ से मैंने भरा, सपोज कर लेता हूँ मैंने इधर से इलेक्ट्रॉन की 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या ये पेयरिंग पॉसिबल नहीं है? रिपीट तो यहीं से करेंगे ना फिर हम। तो आपको ये सर ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि हम लोग फिलिंग कैसे कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि इसमें तीनों ऑप्शन राइट जाएंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर यार अजीब पढ़ा रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ सब गलत ही जा रहा है मेरा, है ना।
तो फिर यही तो कंपटीशन है कि हम लोग गलती, हम आपको पहले ये दिखा दें कि हम कितने लेवल पर तैर रहे हैं, जरूरत हमें कहाँ पढ़ने की। जैसे कि आपको मैं सिंपल, आप मेरी बात से एग्री हैं या केवल सुन रहे हैं? एग्री हैं सपना जी, सुषमा जी, बोलें, सुरेंद्र जी Yes, सर sir. बोलें। डी में I am 5 agree with होता you. है तो फिर हम लोग उसको कैसे डिसाइड करेंगे? डी एक्स वाई डी वाई जेड होता है ना, तो अगर हम जी लोग देखिए, फीलिंग किधर साइड से आप भी ये करें तो बिल्कुल 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 रुक जाइए। जैसे मान लीजिए आपने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप ये नाम पहले नहीं देते हैं डी एक्स वाई जेड, नाम ये तब देते हैं जब इलेक्ट्रॉन फीलिंग हो जाती है। ये इस समय डी जनरेट है, इस समय डी जनरेट है। अब मैं क्या इधर से डी एक्स वाई नहीं लिख सकता हूँ, डी वाई जेड नहीं लिख सकता हूँ इधर से? पॉसिबिलिटी है, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं था ना इससे पहले। क्या ये ऐसी संभावना नहीं है कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स इधर से लिखूं तो क्या गलत हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर तो वाई सर अगर स्क्वायर हम और लोग डी, इस साइड राइट साइड से फीलिंग करेंगे तब डी एक्स वाई लिखेंगे ना, अगर लेफ्ट नहीं साइड से देखिए, फीलिंग आप करेंगे तो फिर ये चेंज नहीं हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, अभी आपके सामने तो कंडीशन ये थी, क्या पता था आपके सामने की फीलिंग ये इधर से की थी या मैंने इधर से की थी? ये आपके सामने जब ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ तो कंडीशन तो आप इसको मानेंगे कि ना ये एनर्जी लेवल यहाँ पर डाउन चल रहा है, इस एनर्जी लेवल में यानी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इधर से भी हो सकती है, मींस इस रूल को भी फॉलो कर सकते हैं, इसलिए ये चीज बोली जाती है। हाँ, अगर ये लिखा रहता ऊपर जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट है कि अगर ये लिखा रहता तो फिर ये कंडीशन थी कि पहले हमें इस एनर्जी को भरना चाहिए, रूल यही कहता है, फिर इस एनर्जी को भरना चाहिए। लेकिन जब यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो मीन्स ये है कि वो क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करना चाह रहा है कि आखिरकार हम जवाब क्या दें। तो फिर हमें अपने क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोगों को किस तरीके से जवाब देना है कि हमारे ये ऑप्शन सही जाए, ऑप्शन गलत ना हो। ठीक है ना, ये चीज मैं बोलना यहाँ पर चाहूंगा आपके सामने। तो ये चीज आप जब इन पे लिखा होगा तो कंडीशन हो गई कि भाई सबसे पहले मैं फिलिंग यहीं से करूं, ये तो कंडीशन हो गई। लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं लिखा है तो और डीजनरेट ऑर्बिटल है तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि हम किधर भी ऑर्बिटल्स ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि लेफ्ट से लें या राइट से लें, ऑर्बिटल तो पलट के भी रखी जा सकती है ना, ये तो लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीज यही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। तो ये इसलिए ये ऑप्शन सही जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात और सर बताता हूँ आप। जी जी सर जैसे हमारा जब ऑर्बिटल डिजेनरेट है सर, तो जी, डीएक्स वाई क्या हम 20 से भी शुरू कर सकते हैं या किनारा से? नहीं 20 से नहीं, एनर्जी लेवल तो डाउन से हम लोग 20 से नहीं शुरू कर सकते हैं। उसका कारण यही होता है कि एनर्जी लेवल सीक्वेंस में रहते हैं, सीक्वेंस रूल बिगड़ जाएगा। सीक्वेंस का मतलब होता है कि सबसे पहले डी एक्स वाई आएगा, उसके बाद ही वाई जेड, फिर आप कहाँ ले जाएंगे, पलट के लाएंगे इधर, पॉसिबिलिटी नहीं, सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए हम 20 से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, स्टार्टिंग हम साइड से ही करेंगे, चाहे लेफ्ट से करें और या फिर राइट से करें। क्वेश्चन आपका जायज है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है। बोलिए मैडम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। चलिए ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत जल्दी हमें कैलकुलेशन करने में मदद करती हैं। जैसे कि मैं अब आपसे कहूं कि सपोज कर लीजिए आपको नोट्स इंटर नोट्स का फार्मूला पता है, एनर्जी के कंसेप्ट आपको पता है। एनर्जी का कंसेप्ट ये कहता है कि भाई हम तो ये सिखाते हैं कि पूरे एनर्जी के फार्मूले को आप याद मत करिए। एनर्जी के फार्मूले को याद करने के लिए आप सिंपल सा फार्मूला एनर्जी का, किसी को अगर याद है कि नंबर, अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, सपोज कर लो कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, तो इसका फार्मूला आपको जानकारी में है। डायरेक्ट फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है, बोलेंगे आप, En हो जाता है। En का मतलब अभी मैं वैल्यू भी बता दूंगा, En हो जाता है इंटू जेड स्क्वायर हो जाता है, जेड अपॉन एन स्क्वायर हो जाता है। En की वैल्यू को अगर आप जानना चाहें तो अनुसार आपको बताएंगे कि -13.6 है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलेगी, इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख लेंगे। अगर आप इस वैल्यू को जानना चाहते हैं कि भैया En क्या है तो En याद कर लो। En की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और अगर आप इसको किलो कैलोरी में लिखना चाहते हैं तो किलो कैलोरी में भी लिख सकते हैं कि भाई En की वैल्यू किलो कैलोरी में क्या होगी, तो En की वैल्यू किलो कैलोरी में होती है आपकी 1312, मुझे याद है 1312 याद है, या 13.6 भी कुछ लिखते हैं, 313 सॉरी 1312 नहीं 313.6 यहाँ पर किलो कैलोरी आप लिख सकते हैं। किलो कैलोरी पर मोल पूरी लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू यहाँ डालते जाइए, ये इतना हिस्सा आपका फिक्स रहेगा, इसमें चेंज आप नहीं करेंगे। अगर हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, जिस ऑर्बिट में पूछे, फर्स्ट में पूछे तो 1 का स्क्वायर, 2 में पूछे तो 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, आप चलते लगिए। अब किलो जूल में पूछ लिया गया तो किलो जूल में भी भैया मैं सब फार्मूले आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी प्रोवाइड करूंगा, जब आप मुझसे एग्री हो जाएंगे कि नहीं अनुसार से हमें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो यानी कि जैसे En की वैल्यू ये हो गई, इंटू जेड स्क्वायर कर दीजिए, तो अब यहाँ पर 1312 में आ गई।
ये वैल्यू आ जाती है आपकी किलो जूल पर मोल में आ जाती है, किलो जूल पर मोल में आप रख दीजिए। तो इस तरीके से आप फार्मूले को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए, आपको इजी हो जाएगा। अब जैसे रेडियस पूछ लिया गया तो रेडियस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एन इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड हो जाता है। तो एन स्क्वायर अपॉन जेड का मतलब हमें पता रहना चाहिए वैल्यू। वैल्यू कैसे पता रहेगी, यहाँ पर हम ऐसा भी कर लेते हैं कि सिंपल सी बात, इसको अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ रेडियस जो मैंने लिखा हुआ है तो ये रेडियस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब रेडियस की वैल्यू क्या होती, इंटू आर नॉट लगा देता हूँ। आर नॉट की वैल्यू क्या होती वो भी आपको बता दे रहा हूँ। किसी को पता है आर नॉट की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। इस वैल्यू को यहाँ रखिए तो पूरा फार्मूला फिर तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड हो जाता है। बस ये फार्मूला याद करिए, आपको सिंपल सी कैलकुलेशन मिलना शुरू हो जाएगी, आंसर आपको इजीली मिलना शुरू हो जाएंगे, दिक्कत आपको नहीं होगी। करते क्या हम लोग, देखिए जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ये मल्टीपल चॉइस वाले आपकी विद्वानता को नहीं जानते कि आप विद्वान हैं या नहीं, वो ये जानते हैं कि आपने आंसर में टिक सही लगाया। आपसे पूछने थोड़ा ना घर पे आएगा कि ये बताओ तुमने ए क्यों लगाया, बी क्यों लगाया, सी क्यों लगाया, डी क्यों लगाया। देखिए क्या होता है, दुनिया में बहुत मेहनती लोग हैं, कुछ मेहनती इतने ज्यादा हैं कि वो आज तक सेलेक्ट नहीं हो पाया, कुछ कम मेहनती है वो सेलेक्ट हो गए, क्योंकि एग्जामिनेशन देना आपको आना चाहिए। बुद्धि कितनी है इस बात से एग्जामिनेशन मतलब नहीं रखता है। बुद्धि बहुत हो लेकिन एग्जाम में काम ना आई तो किस काम की बुद्धि तुम्हारी भाई। और अगर एग्जाम बुद्धि तुम्हारे अंदर कम है लेकिन एग्जाम मौके पे काम आ गई, तो मौके पे अगर गधा भी शेर बन गया ना तो शेर गधा ही बोला जाएगा, फिर शेर को शेर नहीं बोल सकते आप, ये डेफिनेट है। तो इसलिए आप पूरे डेरिवेशन के चक्कर में फंसे रहते हैं, याद करते हैं। हाँ, जो डेरिवेशन की इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जो केमिस्ट्री है वो आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन को पास करने के लिए जो मेन पॉइंट है उनकी एक बुकलेट आपको बनानी पड़ेगी। उन पे पूरा चैप्टर आपने पढ़ा, डेरिवेशन पढ़ा, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसके क्यू पॉइंट्स निकालिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के और एक पेज पर लिख दीजिए, एक पन्ना अलग ले लीजिए कि भैया ये पॉइंट हमें एग्जामिनेशन में चलते समय ध्यान रखने, बाकी तो मैंने चैप्टर पूरा पढ़ ही रखा है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पॉइंट एग्जाम में अगर आए तो मैं एकदम डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा। उससे मेरा फायदा क्या होगा, मेरा फायदा ये होगा, बचत होगी टाइम की। जो टाइम न्यूमेरिकल में गुजरना चाहिए था वो टाइम अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ, यानी कि फटाफट मैं न्यूमेरिकल के लिए टाइम बचा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि टाइम बचेगा और पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसी तरीके से एक सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा गया, मान लीजिए पेपर में ये पूछा गया कि रेडियल नोड क्या होते हैं भाई, रेडियल नोड क्या होते हैं, तो रेडियल नोड का फार्मूला किसी भैया को पता हो, बताओ यार, रेडियल नोड का फार्मूला बोले, मजा आएगा। n-l-1 बिल्कुल 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 एग्जैक्ट, n-l-1। और एंगुलर नोड का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर नोड का फार्मूला क्या होता है, बोले भैया एंगुलर नोड का फार्मूला। बोले भाई, बोलिए, बात करिए यार हमसे, शर्म किस बात की यार, शर्माने वाली कौन सी बात है, बोले। सुषमा जी बोलिए कुछ, साक्षी जी बोलिए। n-1 या l-1 होता है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। केवल एल होता है मैडम, केवल एल, ओनली एल, अच्छा। ओनली एल, है ना, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप देखिए इन चीजों से फायदा क्या, जैसे पेपर में आया, सपोज कर लेते क्वेश्चन आया, तो मैं क्यों ऐसा पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाने में इसलिए मजा आता है इसमें कि द नंबर ऑफ नोट्स अगर पूछा जाता है तो अब यहाँ पर बात वो रेडियल नोड की ही करता है। नंबर ऑफ द नोट्स इन 3D ऑर्बिटल मान लीजिए पूछ लिया, 3D ऑर्बिटल्स पूछ लिया, ठीक है। अब चाहे यहाँ पर जब पूछा गया तो यहाँ इसमें ना फंसिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन केवल वही काम आएगा ऑर्बिटल्स वाला। यहाँ चाहे ऑर्बिटल की बात करें, चाहे डी की वैल्यू तो फिक्स है कि डी की वैल्यू जो होती है, यहाँ पर एल की वैल्यू जो होती है वो एस के लिए हमेशा 0, एस के लिए 0, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए हमेशा 3 होती है। ये वैल्यू यहाँ पर फिक्स है, आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने बोला कि नोट्स की बात कर रहा है, अगर यही क्वेश्चन होता, अभी आंसर दूंगा इसका, नंबर ऑफ द एंगुलर नोड की अगर मैं बात करूं, एंगुलर नोड की बात करूं, एंगुलर नोड इन 3D ऑर्बिटल, तो तब भी वही रहेगा, ठीक है, ऑर्बिटल। अगर मान लो क्वेश्चन में करता हूं यहाँ पर नंबर ऑफ रेडियल नोड्स की बात कर रहा हूँ, टोटल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, इसलिए अगर नोड और रेडियल नोड चलेगा तो फिर क्वेश्चन का जवाब वही आएगा, ऊपर वाला ही आएगा। नंबर ऑफ द रेडियल नोड इज इक्वल टू
इन सपोज कर लेते हैं 3p ऑर्बिटल पूछ लिया है ना, या इसी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आया टोटल नंबर ऑफ द नोड्स। अब टोटल की बात जब कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स। अब यहाँ क्वेश्चन पलट गया, टोटल नंबर ऑफ नोड्स की जब बात आएगी तो दोनों को जोड़ दीजिए, n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब आप समझिए इस चीज को क्या करना है। जी बताएं आंसर। बोलिए सर एल और एल कैंसिल हो जाएगा सर, तो n माइनस 1 बचेगा इसमें। हाँ ठीक है, n माइनस 1 बचेगा। आप भी जी अब बोलिए। तो अब एक एक करके जवाब दीजिए ना ऊपर से। सबसे पहले अगर नोट की बात करूं तो इसमें फार्मूला लगाइए ना, यानी 3 माइनस 3 माइनस 0 क्यों आएगा, 3b है ना, नहीं 0 नहीं 3 माइनस 2 माइनस 1 0। इसमें बताइए, इसमें बोलिए मैडम। 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ बोलिए 1 सर, इसका 1 यानी 1 हो जाएगा। बाकी टोटल नोट्स की बात करें तो अगर मान लीजिए टोटल नोट्स 3p में पूछे तो यहाँ पर सिंपल सी बात हो जाएगी, 3p का यानी कि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये अच्छा सर, जी सर कभी कभी एग्जाम में देखते हैं सर टोटल सम ऑफ नोट्स एल करके लिखता है, तो n माइनस 1 ही आंसर ना होगा सर? जी 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 n माइनस 1। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब बातें आपको समझ में आ रही कि जो मैं बता रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि ये चीजें हमें जाननी चाहिए थी, या लगता है कि नहीं खाली अनुसार हवा ऐसे ही बना रहे हैं है ना, हमें अट्रैक्ट करने की कोई ऐसी कंडीशन तैयार कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं आपके मन में फिक्र चल रहा है? देखिए क्या है कि नहीं सर, आप ही से ही क्रैक होगा सर। मैंने तो हमेशा कहा सर, लोग तो 11 12 पढ़ाते हैं, पीजीटी किसी ने नहीं पढ़ाते हैं सर। हाँ 11 12 पढ़ा के नहीं काम चलेगा। हाँ यही कह रहे सर। और पीजीटी में वही 11 12 पढ़ाते हैं सर। पिछले बार हम लोग से यही कारण से क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन सर सारा हम लोग अप्रोच कर रहे हैं 11 12 से, और क्वेश्चन सारा था वहां से, इसलिए। जैसे सर आप परसों जी बोलिए। जैसे परसों आप ऑर्गेनो लिथियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से पढ़ा रहे थे ना सर, जी एक वीडियो, तो उसमें हम लोग को डाला था कि इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अल्काइल ग्रुप कैसा बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, एसिड या बेस। पढ़ाया हुआ है। हाँ, और एक कॉन्सेप्ट हम लोग को कभी मैंने सोचे ही नहीं कि वो बेस है कि एसिड है, और वो ऑप्शन में अब आपको पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन को देखे तब समझ में आ रही, तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होना था। तो ये कोई पढ़ाता नहीं सर, इसीलिए हम लोग आपको चुने हैं। अप्रोच बदलनी पड़ेगी आपको। और जब तक ये अप्रोच, देखिए क्या होता है कि 12th लेवल तो दुनिया पढ़ा रही है, वो तो भीड़ लगी हुई 12th लेवल में, लेकिन 12th लेवल देखिए क्या है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं भैया कि सिंपल ये है कि इंसान को 12th का रटा हुआ है, और 12th का बच्चा इतना ज्यादा सोचता नहीं। आप एमएससी करे हुए हैं, आपको बेवकूफ नहीं बना सकती दुनिया, ठीक? आप बन जाए धोखे से अलग चीज है। अदरवाइज 12th का बच्चा है, उसे बता दिया कि डी ऑर्बिटल में भैया 10 याद कर लेना, तो उसे भी लगा कि यार नहीं तो 5 दूनी 10 ही होते हैं, लेकिन उसने कभी ये सोचा ही नहीं। सोचा तो एमएससी में जाके था कि यार ये क्या हो गया, तो गलत हो, जब गलत हुआ तो सोचा, है ना। अब आपने कभी हमेशा टीचर ने आपको RNGX पढ़ा के छोड़ा होगा और ऐसे बना दिया होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये बना के आपने छोड़ दिया, लेकिन उसने कभी ये एरो करके नहीं बनाया कि भैया ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। जब ये बता देगा आपको न्यूक्लियोफाइल, तो अब क्वेश्चन आ गया न्यूक्लियोफाइल, ढूंढ रहे हो उसमें न्यूक्लियोफाइल। अब आपने कहा यार इसमें तो पोलर का, कहीं ऑप्शन में उन्होंने पोलर भी लगा दिया, तो फिर टिक पोलर पे लगा के चले आओगे, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं लगाओगे टिक, क्योंकि उनमें लग रहा है कि ये पोलर है। तो ये सब चीजें तभी आपको जानकारी में आ पाएंगी जब आपको इन चीजों से दूर सोचना पड़ेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं नहीं यार ये तो सब बेकार की बातें, लेकिन ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारी नॉलेज में आज तक आई ही नहीं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एक हिस्सा ऐसा डिफाइन किया आपके सामने, कॉमनली लेकर के आज बैठा हुआ हूँ, कोई ऐसा टॉपिक नहीं लिया मैंने।
ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़नी होती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उसको भी डिफाइन कर रहा हूँ, जिससे आपको ये ना लगने पाए कि नहीं अनुज सर केवल एक चीज को ही पढ़ा के हम लोगों को हम उससे बात करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। जैसे मैं अगर एक सिंपल सा यहाँ पर कभी आपने मेरी वीडियोस देखी, मेरे पढ़ाने का तजुर्बा देखा हो, और अगर आपने उन वीडियोस को ध्यान से वॉच किया हो, तो मैं अपने अलग ढंग से पढ़ाता हूँ। मैं किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करता हूँ। जैसे मैंने सिंपल सा ये बेंजीन लिया, मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत सारी रिएक्शंस को एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराऊं, अब आपने पूछा कि सर नाइट्रेशन कराइए, चलिए मैं जब नाइट्रेशन मैंने कराया तो मुझे याद आ गया, पहले वो बात कर लूँ आपसे, ये मिटाता हूँ, रुक जाइए, अभी बताता हूँ, इसे बताता हूँ। जैसे कि आपने जिंदगी भर ये पढ़ा कि बेंजीन का नाइट्रेशन कराने के बाद नाइट्रोबेंजीन बना, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया, और एरो के ऊपर आपने लिखा कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा, और आपने नाइट्रोबेंजीन बना दिया। पीजीटी का पेपर देखिएगा, आपको चाहे यूपी का देख लो, चाहे नवोदय का देख लो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का देखो, आपको कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि यहाँ HNO3 बिहेव्स एज, HNO3 बिहेव्स एज, HNO3 किस तरह से बिहेव करता है। अब आपने बिहेव एज, अब पहला ऑप्शन दिया एसिड की तरह बिहेव करता है, एसिड की तरह। दूसरा ऑप्शन उसने लगाया बेस की तरह बिहेव करता है। तीसरा ऑप्शन लगाया एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और चौथा ऑप्शन उसने लगा कर दिया कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो आप आंसर क्या लगा के आएंगे बताएं, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, आंसर क्या लगा के आएंगे आप? इलेक्ट्रोफाइल 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 की तरह बिहेव करता है। जी बताएं, और लोग बताएं, इस बात से आप एग्री हैं जो ये भैया कह रहे हैं, ये दोनों लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह। लेकिन ये आप जान लीजिए HNO3 एक बेस की तरह बिहेव करता है। ये बेस होगा सर, एक क्वेश्चन आया हुआ पिछले बार, हम लोग इसमें गलत कर चुके हैं सर। हाँ, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। जुड़े हैं आज आप हमसे, आज आपको मजा जरूर आएगा, केमिस्ट्री लगेगी, केमिस्ट्री होती है। आज आपको वो नहीं लगेगा कि हम हलवा खा रहे हैं, आपको लगेगा चने चबाने पड़ेंगे। देखिए, लेकिन ये चने आपको भिगो दूंगा, मुलायम कर दूंगा, चिंता ना करिएगा। देखिए ये हाँ मैंने क्या काम किया कि जैसे अब आपको लगेगा यार ये सर तो अजीब ही बात है, मैं जो बोल रहा हूँ सब उल्टा करे चले जा रहे, मेरी केमिस्ट्री बदल गई पूरी। जब H2SO4 के साथ मैंने इसको घोला, तो आप ध्यान दीजिए कि ये इट हैज ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट देखिए H पॉजिटिव को ये एक्सेप्ट कर रहा है। जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, एक होता है डोनर ऑफ H पॉजिटिव। डोनर ऑफ H पॉजिटिव क्या कहलाता है? जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है, एसिड कहलाता है। और जो एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव को, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? एक्सेप्टर ऑफ H पॉजिटिव क्या कहलाता है बताएं? बेस। यही तो पढ़ा है आपने। तो अब जब ये कैसे हुआ होगा, पूरी मैकेनिज्म दुनिया पढ़ के आती है, पूरी मैकेनिज्म जितने भी टीचर हैं वो इतना पढ़ाते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वो इतना पढ़ाएंगे कि ये दोनों रिएक्शन करेंगे, जान लो बच्चों, ये बनेगा, ये बना दिया उन्होंने, है ना, ये बना दिया। नहीं तो किताबें उठा के देख लो और बाद में सोच भी लेना कि नहीं अनुसार क्या कह रहे थे, इतना बना के चले आएंगे। अब हमें तो यही ध्यान आया कि ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया भैया, आंसर इलेक्ट्रोफाइल, तो हमारी क्या गलती, हमें तो पढ़ाया ही गया। लेकिन कभी क्यों नहीं पढ़ाया लोगों ने ये बात कि ये पहले ऐसे बनाता है H2NO3 पॉजिटिव बनाता है, इस तरीके की कंडीशन पैदा होती है, और ये HSO4 नेगेटिव बनाता है, फिर ये टूटता है इस तरीके से। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये H चला गया, फिर ये टूटता है H2O में और NO2 पॉजिटिव में। अब जनरेट हुआ ना ये, अब जनरेट हुआ, तो ये क्यों नहीं पढ़ाया गया आपको? इसलिए गलती हो रही है हमसे। तो गलती होने का कारण जो चल रहा है, वो दिक्कत हमारी वही है कि हम लोग सही से सही सर यहाँ पे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है और NO2 प्लस हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। नहीं तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, HNO3 कहाँ इलेक्ट्रोफाइल है? क्वेश्चन में देखिए ना, क्यों कंफ्यूज होंगे? HNO3 पूछा है, NO2 नहीं पूछा है। अगर इसमें पूछा जाता विच वन इज द इलेक्ट्रोफाइल, तब आप NO2 पॉजिटिव देते, या फिर जवाब ये आता इन दिस रिएक्शन NO2 बिहेव्स एज, तो फिर जवाब आता इलेक्ट्रोफाइल। HNO3 थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल तो HNO3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है, ये जनरेट कर रहा है, ये खुद इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, लैंग्वेज को पढ़िए, समझिए। जिद पे अगर अड़ेंगे कि नहीं साहब हम तो इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, तो कैसे काम चलेगा आपके, है ना? इसको पढ़ना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन आप क्या समझ पा रहे हैं? आप मुझे थोड़ा सा जवाब दें, क्वेश्चन को क्या समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, ये आप बताएं पहले। बोलिए मैडम।
बात करिए। हाँ जी, हाँ सर वही HNO3 बिहेव मतलब वही, हाँ बिहेव क्या कर रहा है तो हाँ हाँ HNO3 का बिहेवियर पूछ रहा है ना वो, कि वो NO2 से। अगर मैं इसी क्वेश्चन को और घुमाता हूँ, चलिए अब आपका जवाब लाता हूँ, जो आपने बोला है कि सर यही रिएक्शन दे दी जाए, यही रिएक्शन दे दी जाए जो पीछे लिखी है मैडम, यही केमिस्ट्री है, यही केमिस्ट्री, वरना तो केमिस्ट्री दुनिया पढ़ती और पढ़ाती है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर मैंने NO2 बना दिया, क्वेश्चन पहचान लेना, यही एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का तरीका है और दूसरा तरीका नहीं है। ये मैंने यहाँ बना दिया। अब यहाँ पूछा इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल इज, तो अब ऑप्शन आपके सामने लगा दिया NO2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल बी ऑप्शन लगा दिया H3O पॉजिटिव, सी ऑप्शन लगा दिया HSO4 नेगेटिव, और डी ऑप्शन आपके सामने लगा दिया, मान लेते हैं यहाँ पर, है ना, कोई लगा दीजिए चलिए, या नन लिख दीजिए, हटाइए। अब ये तीन में से एक ऑप्शन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो फिर ऑप्शन यही लगाना पड़ेगा ना इस रिएक्शन के लिए, अदरवाइज तो इलेक्ट्रोफाइल ये भी है, लेकिन ना इसको आप लगाएंगे, उसका कारण ये है कि ये इस रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है, इस रिएक्शन के लिए पूछा गया, ना कि कॉमन इलेक्ट्रोफाइल आपसे पूछ लिया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नहीं पूछने में सर इस पे भी तो पॉजिटिव लगा हुआ है, जवाब तो आप ये भी दे देंगे ना, इन दिस रिएक्शन, क्वेश्चन को पढ़िए आप, है ना। दूसरी बात आपसे पूछा जाए कि सपोज कर लेते हैं यहाँ पर पूछा जाए, यही रिएक्शन दे दी जाए NO2 बिहेव्स एज, NO2 पॉजिटिव बिहेव्स एज, अब आपका जवाब बदल जाएगा, बिहेव्स एज, अब ऑप्शन में दे दिया गया इलेक्ट्रोफाइल, अब ऑप्शन में दे दिया गया इलेक्ट्रोफाइल, ऑप्शन में दे दिया गया आपके न्यूक्लियोफाइल, है ना, ऑप्शन में एंड सो ऑन। तो फिर अब जवाब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अब न्यूक्लियोफाइल जवाब नहीं आएगा। ये चीज ध्यान आपको रखनी पड़ेगी भाई। अब आप बताएं, क्या आपको समझ में मेरी बातें आ रही हैं, या फिर बातें यूं हवा में चल रही हैं? आ रही है नीलोफर सर। जी, ये सर आ गई नीलोफर जी, माधुरी जी बताइए, भरत हम्म। कुमार जी, लीना जी बोलिए। जी सर, समझ में आ रहा है सर। हाँ सर, क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट। एग्री। हो रहा है, तो खाली आप टाइम काट। चलिए ठीक है। अब देखिए क्या करता हूँ कि मैं आपको ऑर्गेनिक का एक जादू और दिखाता हूँ, वो भी देख लीजिए आप, फिर आप केमिस्ट्री जानिएगा क्या है। तो मैंने यहाँ पर मैं भी बोल रहा था कि मैं अपने पढ़ाने के तरीके को बदलता हूँ और हमेशा सबसे हटके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जो लोग नहीं पढ़ाते वो मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। विद्वान नहीं हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करने के लिए पीछे नहीं हटता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 डाला और यहाँ पर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो आपको सिंपल से याद होगा, अच्छे से पता होगा कि भैया यहाँ पर बनेगा नाइट्रोबेंजीन। यही मैंने पिछली एक वीडियो में पढ़ा भी रखा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो ये मैंने नाइट्रोबेंजीन बना दिया। अब कोई आपसे कहता है कि भैया ये नाइट्रोबेंजीन लिया, इसका आप रिडक्शन करा दो, तो चलो भाई SnHCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है कि 6 नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, और जैसे 6 नेसेंट हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो NO2 ग्रुप हमेशा NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको, तो अब आप सिंपल से याद रखिए कि NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है तो SnHCl डालिए, 6 हाइड्रोजन डालिए, खत्म कर दीजिए खेल। अब इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है, बोले नहीं अब तो हम ये चाह रहे हैं कि इसका हम डाइएजोटाइजेशन करा दें, यानी HNO2 से रिएक्शन करा दें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर कुछ ऐसे लिख लो NO2 और HCl डाल दीजिए। तो आपने कहा कि सर अब ये N2Cl बन जाएगा, सिंपल सी बात है, आपको रिवीजन भी होगा और आपको मजा भी आएगा देखिए पढ़ने में। ये N2Cl बन गया, BDC जिसे आप बोलते हैं। अब आपने कहा कि मैं BDC से डायरेक्ट बेंजीन वापस चाहता हूँ या एनिलीन से वापस चाहता हूँ, तो फिर भी रास्ता मेरे पास में है कि मैं क्या करूँ। सबसे पहले इसको दो तरीके मेरे पास में, एक तो क्लोरोबेंजीन बना लूँ, सैंडमेयर रिएक्शन करा दूं, गेटरमैन करा दूं, सैंडमेयर करा दूं, कुछ भी कराऊं यहाँ पर, है ना। मैं यहाँ पर सैंडमेयर रिएक्शन करा देता हूँ, और सैंडमेयर के बाद आपको पता है Cu2Cl2 HCl करा के एंड सो ऑन, ये मैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बना लूँ, तो मेरे पास क्लोरोबेंजीन बना लूँ, और क्लोरोबेंजीन का झट से मैं रिडक्शन करा देता हूँ। और जैसे ही रिडक्शन कराऊंगा, है ना, रिडक्शन कराऊंगा LiLH4 लेकर के, तो आपको पता है बेंजीन मिलेगी। लेकिन अगर आपसे कोई कहे डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो यार, तो डायरेक्ट भी तो कन्वर्ट हो सकता है। H3PO2 डालिए इसके अंदर, थोड़ा सा गंगा जल इसके मुंह में डाल दीजिएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर निकल जाएगा H3PO3 निकल जाएगा, H3PO3 और एक HCl निकल जाएगा और एक N2 निकल जाएगा, बन गया ना सीधा बेंजीन, डायरेक्ट बना सकते हो। और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप N2Cl में इथेनॉल डाल दो, C2H5OH डाल दो, तब भी यहीं पर आ जाएगा। तो ये सब रास्ते हैं। अगर आप चाहें तो ब्रोमो बनाना चाहें तब भी आप सैंडमेयर करा सकते हो,
आप अगर फ्लोरो बनाना चाहें तो बाल सीमेन रिएक्शन करा सकते हो, गेटरमैन भी आप दोनों में यूज कर सकते हो। तो ऐसे पढ़ने का अपना एक अलग तरीका होता है, उसके एक अलग। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे फिनॉल बनाओ, तो NaOH के साथ में पहले ट्रीटमेंट करिए, पहले ONA बना लीजिए, और जैसे ही आप ONA बना पाएंगे तो तुरंत ही आप क्या करिएगा, तुरंत इसमें आप फिर वही HCl ट्रीट करा दीजिएगा, तो अभी आपका फिनॉल बन जाएगा। डाउस प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, आपने यहाँ से जैसे क्लोरोबेंजीन बनाते हैं हम लोग, तो इस तरीके से हम लोग फिनॉल भी बनाते हैं। तो ये सब रिएक्शंस आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, तो ये चीज भी दिक्कत आपको नहीं करेगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से टॉलिन बनाना पड़े आपको कि भैया तो इसका क्या कराइए, CH3Cl से कराइए, एनहाइड्रस CL3 की बन जाएगा। अब कोई कहता है कि भैया सिंपल सी बात है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका मैं ऑक्सीडेशन करा दूं, तो ऑक्सीडेशन के दो मेथड है। अगर आपने KMnO4 बेसिक मीडियम में डाल दिया, KMnO4 बेसिक मीडियम में डाला, एसिडिक नहीं, ध्यान रखिएगा, बेसिक मीडियम दीजिएगा। तो बेसिक मीडियम जब डालेंगे KMnO4, तो हमेशा चाहे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो, C2H5 हो, CH3 हो, रट लीजिए इस बात को, कोई भी ग्रुप लगा हो, तो आप सिंपल सा यहाँ COOH लाएंगे, COOH लाएंगे। अब कहें कि आप साहब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं चाहता हूँ कि अमोनिया डाल दूं, तो अमोनिया डाल दीजिए आप। देखिए रिएक्शन की चेन कितनी बढ़िया बनाना सीखिए इस चीज को। अमोनिया डालिए, जैसे अमोनिया डालेंगे तो ये COONH4 बन जाएगा। अब अमोनिया जोड़ दीजिए, इसमें सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर आप इसे गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो यहाँ से गंगा जल निकाल दीजिए, वाटर निकालिए आप, सिंपल सी बात है। जैसे वाटर निकालेंगे आप तो CONH2 आ जाएगा, एमाइड आ गया ना, एमाइड आ गया। अब आप कहो कि नहीं अनुसार हम एक डायरेक्ट ये स्टेप पहुंचना चाहते हैं, तो अनुसार ये आपको डायरेक्ट भी पहुंचा देंगे। अमोनिया डालिए और यहीं पर हीट भी कर दीजिए, दोनों काम एक ही साथ करिए, सीधे यहीं पर आएंगे। और जब सीधे यहीं पर आएंगे तो इसको हाफमैन्स करा दीजिए। जैसे ही हाफमैन्स आप कराएंगे इसको, तो Br2 और KOH का काम होता है कि ये वाला CO हटा देता है। आपको रिएक्शन जब पढ़ाई जाएगी तो बताई जाएगी, ये हाफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन कहलाती है। सीधे एनिलीन में पहुंच जाएंगे, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से अब आपको सर इसका हाइड्रोलिसिस करा लो, तो हाइड्रोलिसिस कराइए, अब वापस यहाँ चले आइए, पानी डालिए इसमें, H2O डालिए और वापस यहाँ पर आ जाइए। ये तरीका आपके सामने आ सकता है, सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर वाकई में केमिस्ट्री पढ़नी है तो ये चीजें अपने अंदर उतारनी पड़ेंगी आपको। जैसे अब मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन की प्रेजेंस, अगर AlCl3 नहीं लिखा है, यहाँ पर सनलाइट लिखा है, डार्क लिखा है, तो फिर बेंजीन पे अटैक मत कराइएगा, अटैक आप साइड चेन पे कराइएगा, यानी कि CH2Cl लाइएगा। और AlCl3 लिखा हो तो फिर आर्थो या पैराक्लोरोटोलिन लाइएगा। अब इस पे क्या करना है, बोले सर इसका क्या करें, अरे इसमें भाई KOH डाल दो यार, KOH डाल दीजिए। जैसे KOH डालोगे KCl निकल जाएगा, और KCl जब निकल जाएगा भैया तो फिर आप जान लीजिए यहाँ CH2OH मिल जाएगा। और जब CH2OH का ऑक्सीडेशन कराओगे तो फिर यहीं पर आओगे ना वापस। देखो ऐसे रिएक्शन जोड़ना सीखो ना, ये यहाँ पर आ जाओगे आप, सिंपल सी बात है, सिंपल तरीका है। अब आप ये जो रिएक्शन दिख रही है, इस रिएक्शन के दो हिस्से और कर लीजिए। एक तो आप गेटरमैन कर लीजिए, गेटरमैन कोच, याद आई कुछ, गेटरमैन कोच कर दीजिए। जब गेटरमैन कोच करते हैं तो CO और HCl डाल लेते हैं आप लोग, तो यहाँ पर CHO बना लेते हैं, एल्डिहाइड बना लेते हैं, एल्डिहाइड बना लेते हैं। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कराइए, तब भी यहाँ पर यहीं पर आ जाएंगे, लेकिन एक स्टेप और बढ़ेगी। तो ये सब चीजें अगर आपको सीखनी लगता है कि नहीं ये चीजें हमारे लिए हेल्पफुल होंगी, तो फिर भैया आपको इन चीजों से जुड़ना पड़ेगा और ऐसी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी जो आपकी PGT लेवल की हो, जो इंटर की केमिस्ट्री ना हो। इंटर की मान लीजिए जब आप पेपर देने जाते हैं, तो मैं आपको ये भी सलाह दूंगा, पेपर देने जाते हैं तो अगर पेपर 50% 12th का लाता है, तो ये सब लोग जितने पेपर दे रहे हैं, तो इसमें से लगभग सभी लोग 45-40% सॉल्व करके उठा ले जाते हैं। लेकिन रिमेनिंग जो 5% बचा हुआ है, जिसका ग्रेजुएशन लेवल होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होता है, इसको करने के लिए फाइट करनी पड़ती है। और इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं से आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। सिलेक्शन ये नहीं है, सिलेक्शन यहाँ है। यहाँ में कुछ लोग जो होंगे वो 25% करेंगे, कुछ लोग होंगे वो इसी को आप 35% कर जाएंगे, कुछ लोग 30% कर जाएंगे, कुछ लोग 45% कर जाएंगे। जो लोग हाईएस्ट परसेंटेज में से आएंगे बस वही ले जाएंगे। ये तो दुनिया करती है, ये तो सब करते हैं। इनमें अपनी गिनती क्यों कर रहे हो, गिनती अपनी इनमें करो ना जो यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये चीज भैया आप लोग ध्यान रखिएगा, तब आप लोग अपने तरीके को सीख पाएंगे। एक तो मैंने आपसे ये बात कर ली, अब एक एक करके आपसे पूछूंगा कुछ बातें। जरा आप एक एक करके माइक ऑन करिएगा और मुझसे बोलिएगा कि थोड़ी थोड़ी बात करिएगा, तो मुझे भी लगेगा नहीं आप इंटरेस्ट रख रहे हैं। उसी हिसाब से मैं टाइम डिसाइड करूंगा। टाइम की बाउंडेशन मेरे साथ है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। मेरे पास मॉर्निंग में 3 बजे तक कोई टाइम नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं ये एक अलग बात है,
आपसे संबंध मेरे रहेंगे, लेकिन टाइम मेरे पास मॉर्निंग से 3 बजे तक कोई टाइम नहीं है, यानी 3 PM तक मेरे पास कोई टाइम नहीं, नो टाइम। मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो डिसीजन आपसे लूंगा इस टाइम के बाद, यानी कि मैं 4 से 5 रख सकता हूँ, 5 से 6 रख सकता हूँ, 2 ऑप्शन मेरे साथ में है, क्योंकि नाइट में 8 से 9 बजे और 9 से 10 फिर मेरा लगातार बैच चलता है, तो बीच में मुझे गैप चाहिए, कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी पढ़ाने के लिए, पीजीटी की लेवल को पढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक टाइम मुझे डिसाइड करके बताएंगे, मैंने अपनी राय रख दी है, डिसीजन मेरा फुल एंड फाइनल है कि ये टाइम में से आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अदरवाइज नो। यस और नो में जवाब आपको देना है, ये मैंने आपको जवाब अपना दे दिया। अब आप मुझे जितने लोग एग्री होइएगा, शर्म लग रही हो बोलने में, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि नहीं अनुसर नहीं हो पाएगा, नो प्रॉब्लम। अनुसर इस तरीके की कैटेगरी के नहीं कि नहीं आपसे पूछे कि नहीं ऐसा करो वैसा करो, समय ये कर लो, तो यहाँ मेरे पास समझौता नहीं की पॉसिबिलिटी, समझौता 2 टाइम में, 4 से 5 या 5 से 6। जी अब बोलिए, एक एक करके बोलिए। जो लोग हाँ में हो चुपचाप रहिए, ना में हो वो लोग बोले। अमित जी बोलिए, भरत जी, बिंदु जी। सर वही 8 से 9 हो सकता है, 8 से 9, 9 से 10। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला भैया मेरा 8 से 9 चलता है, ये यूपी पीजीटी चलता है, यूपी पीजीटी ये भी चलता है। हाँ ये यूपी पीजीटी चलता है ऑलरेडी, दोनों बैच चलते हैं। तो जैसे उसी में मुझे इन्वॉल्व होना है, 8 से 9 वाले में आना है, लेकिन ये सिलेबस सर हो चुका है अच्छा खासा, लगभग मान के चलिए कि 30% सिलेबस खिंच गया होगा इसके अंदर। वीडियो लेकिन रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सर 8 से 9 में जुड़ना चाहते हैं, जी बताएं सर, बोलिए सर। 5 सर ये से 6 जो है सर 5.5 से 6.5 नहीं हो सकता है क्या? नहीं वो तो खैर आधा घंटा तो एडजस्टमेंट खैर पॉसिबल है, मान सकते हैं आपकी बात, लेकिन लंबी डिस्टेंस पॉसिबल नहीं। जैसे 6 से 7 नहीं पढ़ाऊंगा, 6 से 7 में भाई मुझे भी रेस्ट चाहिए। 4.5 सर 7 से 8 सर 3.5 से 4.5 हम ये करिएगा, अब आप आपस में थोड़ा सा एक बार ग्रुप में डिस्कशन करके मुझे मैसेज डालें, ठीक है? मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि ऐसे डिसीजन गड़बड़ा जाए, ठीक है ना? सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, और क्विज का स्ट्रक्चर में सब मैंने बता दिया है। उनका माइक ऑन या ऑफ कीजिए, आवाज नहीं आ रहा है। माइक प्लीज ऑफ करिए, जी माइक ऑफ करिए। तो आप लोग सर प्लीज ग्रुप पर मुझे मैसेज छोड़ दीजिए कि सर ये टाइम पॉसिबल है, तो उसी टाइम से फिर मैं डिसीजन लेकर के आपको व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर दूंगा, अदरवाइज आप परेशान होंगे, ऐसे आपस में डिस्कशन होगा, बन ही नहीं पाएगा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, चल ही नहीं पाएगा। सर 3.5 से 4.5 पॉसिबल है? 3.5 से 4.5 देखता हूँ, कोशिश करूँ, बस यही है पॉसिबिलिटी, थोड़ी बहुत तो आधा घंटा मान सकता हूँ आपकी बात, इधर उधर कोई 5.5 बोलेगा, कोई 4.5 4 से 5 वाला टाइम बहुत सही है, मतलब जो मैम ने बता रही 3.5 से 4.5 है, 4 से 5 वाला मुझे लगता है सबके लिए सुटेबल होगा। 4 से 5 यस सर, वो भी वो ठीक है टाइमिंग। 4 से 5 एक्चुअली तो अच्छा आफ्टरनून टाइम है। देखिए मेरे लिए 4 से 5 मेरे लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। नहीं ठीक है, देखिए मेरा क्या, जब तक मेरा माइंड फ्रेश नहीं होगा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। कॉलेज से आता हूँ और कॉलेज से आने के बाद 3 बजे आप तो आते हैं, तो थोड़ा सा 1 घंटा तो आने जाने मजा मेरा खराब हो जाएगा, तो वो चीज जाम में कहीं फंस गया, धोखे से जाम में लग गई, दिक्कत हो गई, तो फिर मेरे लिए और हेडेक। वो हमेशा 4 से ही हो जाएगा सर, क्लास 4 से ही। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, मैसेज करिएगा, आपसे फिर मैं आज रात में फिर बात करूंगा, ठीक है ना? आज रात में आपसे बात करूंगा इसी मैटर पे, बाकी आप ठीक है सर, टाइम डिसाइड करने के बाद आपको बता देंगे। जी क्लास आपको कैसा लगा, क्लास कैसा लगा सर बहुत अच्छी लगी। नहीं सर बहुत, ये सर क्लास तो बहुत अच्छा है, आपका तो वीडियो पहले ही हम लोग देखते ही आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा था सर। यस सर बहुत अच्छा क्लास था। चलिए ओके, थैंक यू बस वेरी क्लास मच। स्टार्ट कर दीजिए सर जल्दी से। सर ऑर्गेनिक सर बहुत छूटा हुआ है सर, उसको फिर से देखिए जब आप जुड़ेंगे आप हाँ सर, हम लोग को ना पढ़ाइएगा तो स्टार्ट ऑर्गेनिक से ही कीजिएगा ना सर, ऑर्गेनिक में थोड़ा सेकंड है, बिल्कुल इसलिए ऑर्गेनिक हाँ सर ऑर्गेनिक ही पहले करवा दीजिए। ठीक है। हाँ क्योंकि ऑर्गेनिक का बहुत मैक्सिमम चैप्टर है झारखंड पीजीटी वाले में। ऑर्गेनिक सर एक्चुअली सर बेस से कराएंगे सर, बहुत कुछ छूटा हुआ है सर, उसको फिर से रिलेक्ट करना। मैडम आपका बेस बहुत मजबूत होगा, चिंता न करिए, आप बेस के ऊपर बिल्डिंग खड़ी करेंगे। हाँ आप बेफिक्र। जी चलिए ठीक है, ओके गुड बाय। सर कल से फिर सर कल से क्लास स्टार्ट होगा क्या? अभी मैं आपको मैसेज व्हाट्सएप पर करता हूँ क्या करना है मुझे, ठीक है? मैसेज ओके सर।
ओके, गुड बाय टू। थैंक यू। ओके, गुड बाय।